गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम देख रहे थे कि सुनो किशोर इस लेसन के द्वारा, इस पत्र के द्वारा आशा रानी वोरा जी हमें क्या बता रही है। तो वहां पर उन्होंने बताया था कि आज के नव युवक और युवतियों का जीवन जो है वह, उसका जीवन का दृष्टिकोण बदल चुका है। वह लोग आज बहुत ही सुविधाजनक जीवन होने चाहिए, लेकिन वह बहुत ही कम समय में चाहिए, तुरंत सब कुछ चाहिए। उनकी सोचने की, संयम रखने की जो सारी प्रक्रिया है वह बहुत ही कम हो गई है। इसलिए वह कम समय में बहुत सारा चाहिए और वह ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि हमें संयम रखना चाहिए। जितना संयम रखकर हम काम करेंगे उतना सब हमें अच्छी तरह से मिलने वाला है। तो जल्दबाजी कभी भी करना बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण सही सही होना चाहिए, जल्दबाजी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, और तभी हम अपना जीवन सौंदर्यपूर्ण रीति से जी सकते हैं। सौंदर्य नहीं तो क्या होगा, यदि हम जल्दबाजी करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, या हम अपने ही विचारों में मग्न रहेंगे, तो फिर हमारा जो जीवन जीने का सौंदर्य है वह नष्ट होने वाला है। यह लेखिका हमें बता रही थी। तो लेखिका ने हमें बताया था लास्ट पैराग्राफ में जो हमारा हुआ था वहां पर, कि रूढ़ियां स्थिर होती है लेकिन परंपराएं निरंतर गतिशील होती है। परंपराएं गतिशील होती है, परंपराएं बदलती रहती है, उन्हें आत्मसात करना चाहिए। लेकिन रूढ़ियों को हमें छोड़ना चाहिए। रूढ़ियों की वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम जैसे के वैसे वहां पर ही स्थिर हो चुके हैं इन पुरानी रूढ़ियों के कारण। लेकिन परंपराओं के कारण हम बहुत आगे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि परंपराएं निरंतर बदलती रहती है और हमारे लिए सुविधाजनक भी बनती रहती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। अभी हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 43 पर। तो देखिए आगे लेखिका उस पत्र में अपने बेटी को और बेटी के द्वारा हमें भी क्या क्या बताना चाहती है। तो मेरी राय है कि रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। यदि हमें क्रांति करनी है, विकास करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ाई के बीच, लेखिका देखिए कितना सोच समझकर अपनी बेटी के साथ बात कर रही है। वह क्या कह रही है अपनी बेटी को, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्तों को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। पूर्व तैयारी होना, पूर्व नियोजन होना, तभी वह कार्यक्रम सफल होता है। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। वो अपनी बेटी को या युवा पीढ़ी को समझा रही है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बड़ा उद्दिष्ट सामने रखा हुआ है, अपना भविष्य उज्जवल करके सब परिवार को खुशियां देना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के पढ़ाई के बीच हमें कभी नहीं आना चाहिए। और शादी का निर्णय तो बेटियों के बारे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह पढ़ाई में यदि होशियार है तो, पढ़ाई में होशियार है तो शादी का निर्णय लेना हमारे लिए और हम माता पिता होने की दृष्टि से बेवकूफ़ी होगी, उसे क्रांति नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़कर बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं, उनके रास्ते में हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। लेखिका हमें भी बता रही है
ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझाना चाहिए। यदि हम ऐसे ही बीच पढ़ाई के बीच हम किसी की शादी करना चाहते हैं तो क्या होगा? बेवकूफी होगी, क्रांति नहीं होगी, हम असफल हो जाएंगे, हम भी और हमारे बच्चे भी। तो बेटी को समझा रही है लेखिका कि तू असफल हो जाएगी बेटी, इसलिए तुम्हें यदि क्रांति करना है, उत्कर्ष करना है, उद्दिष्ट साध्य करना है, तो तुम्हें आगे बढ़ना ही चाहिए। मैं तुम्हारे किसी भी रास्ते में नहीं आऊंगी और शादी की जल्दबाजी में मैं नहीं करूंगी। इतनी जल्दबाजी में मैं तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी की अहम फैसला है। लेखिका बता रही कि छोटा सा काम भी हमें करना होगा, तो हम छोटा सा कदम उठाने के पहले भी हम बहुत बार सोचते हैं कि मैं यह करने जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा है या नहीं, सही होगा या नहीं, यह इतना हम सब कुछ सोचते हैं। और हमारी जिंदगी का फैसला, शादी का फैसला हम इतने आसानी से कैसे ले सकते हैं? उसके लिए तो हमें बहुत ही सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। इसलिए हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, इसलिए हमारी जिंदगी का निर्णय सर्वस्वी हमारा है। अच्छी तरह से ही वह लिया जाना जरूरी होता है। इसलिए बेटा, कभी भी अपने विचारों में हलगर्जी मत करना। कम समय में या जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय गलत नहीं ले लेना। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। लेखिका कह रही कि बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी जो सहेली है रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है। सही निर्णय तुमने लिया, मुझे अच्छा लगा रचना के बारे में। लेकिन बेटा, उसको समझाना जरूरी है कि उसका निर्णय किस तरह से गलत हुआ है। ऐसे मुंह बंद करके नहीं रहना चाहिए, तटस्थ भूमिका नहीं लेनी चाहिए। उसको हमें सही रास्ते पर और सही निर्णय लेने के लिए हमें उसे मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी चाहिए। तो हमारी सहेली का, हमारे दोस्त का यदि अच्छा होना चाहिए यह हमें लगता है, तो उसके गलत पड़े हुए कदम को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। हमें उसे आगे लेकर जाना चाहिए, उसे उसके गलत रास्ते से उसे बाहर निकलना चाहिए। तब हमें उसके बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा तो भी चलेगा। वह हमें पहले बुरा कहेगा, लेकिन हम उसका अच्छा करना जा रहे हैं, यह हमें पता है। इसलिए कभी भी डरना नहीं है। अच्छा काम करने के लिए, उसे मार्गदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हटना है, उसे आगे ही लेकर जाना है। तो लेखिका समझा रही है बेटी को कि बेटा, तुम हस्तक्षेप जरूर करना, उसका हित, रचना का हित कहाँ पर है, अहित क्या है, उसे उसमें फर्क समझा देना बेटी, और उसको सही निर्णय लेने के लिए मदद करना। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभलनी होगी। दोष, लेखिका अपनी बेटी को और क्या बात बता रही है, देखिए कि बेटा, तुम तुम्हारी सहेली को अच्छी बातें बताना चाहोगे, शायद उसे थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, वह तुमसे बात न करेगी, तुमसे रूठ जाएगी, तुमसे झगड़ा करेगी। लेकिन बेटा, डरना मत, घबराना मत, रूठना मत। तो उस पर तुम्हें, जब उसे वह बात समझ में आ जाएगी, तो वह और भी तुम पर ज्यादा प्यार करेगी और भी तुमसे अच्छी बातें करेगी। इसलिए बेटा,
उसे सही रास्ते पर लाना, उसे अच्छा मार्गदर्शन करना, और अच्छे मार्गदर्शन से करने में कभी भी हिचकिचाना मत, डरना मत, आगे ही बढ़ना। कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, तुमसे वह कट्टी ले लेगी, तुमसे बात नहीं करेगी, लेकिन बेटा संभल लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह इसलिए संभल कर बात करनी होगी, तुम्हें उसके साथ बात करते समय बहुत संभल कर बात करनी होगी, यह तो सच है। तो और सूझबूझ से बात संभालनी होगी, और सीधा सीधा नहीं, तो उसे समझा कर बुझा कर अच्छे से उसके साथ बात करनी होगी बेटा। लेकिन डरना मत, वह तुम कर सकती हो, तुम में वह सारे गुण है, तुम अपनी सहेली को अच्छा मार्ग दिखा सकती हो, उसे तुम रोक सकती हो। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। देखिए लेखिका कितनी बड़ी बात कर रही है। लेखिका कह रही कि बेटा रचना यह जो निर्णय ले रही है ना, उसमें उसका दोष नहीं है बेटा अकेले का, उसमें उसका दोष तो है ही, लेकिन वह तो नासमझ है, उसकी उम्र छोटी है अभी, उसने पूरी दुनिया देखी नहीं है, सब कुछ उसने समझा नहीं है, इसलिए हम उस अकेली को भी दोष नहीं दे सकते हैं, वह तो अभी संभल रही है। या उसके उस परिवेश का है, लेकिन सिर्फ उसका अकेले का दोष नहीं है। तो जिस वातावरण में वह बड़ी हो रही है, उस वातावरण का भी दोष है कि उस वातावरण में जो उसने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसी पर वह चल रही है। उसकी उम्र अभी ना समझ है, उसको जो अच्छा दिखाई दे रहा है वह उसके लिए सही है या नहीं है, यह निर्णय वह खुद नहीं ले पा रही है बेटा। जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार ही नहीं दिए गए हैं, उस परिवार में, उस पर्यावरण में, उस परिवेश में किसी ने भी उसको अच्छी संभल कर चलने को नहीं सिखाया है, अच्छे संस्कार उसके ऊपर नहीं किए गए हैं बेटा, इसलिए वह गलत निर्णय में फंसी जा रही है। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। देखिए लेखिका हमें कितना जागरूक कर रही है, कितना सही सही और स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश कर रही है कि बेटा कुछ लड़कियों को अच्छा माहौल, अच्छा पर्यावरण, अच्छे संस्कार न मिलने के कारण कुछ गलत निर्णय उनके हाथों से होने लगते हैं। लेकिन यदि हम उसकी सच्ची सहेली बनना चाहते हैं तो उसके गलत निर्णयों को उसके सम्मुख रखना और उसमें उसकी कितनी हानि है यह भी उसे बताना जरूरी है। जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों में बहकावे में आ जाती है तो बेटा वह अच्छी बात नहीं है, वह उसकी मूर्खता होगी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय उसके हाथ से लिया जाएगा तो वह उसकी मूर्खता होगी, इसलिए वह ऐसे गलत निर्णय लेने से पहले ही हमें उसे समझाना होगा। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। और कब पछतावा होता है ऐसी लड़कियों को? जब उनके सिर से पानी निकल चुका होता है तब। इस अल्लड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेले पड़ गई लड़की
जैसे कि किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही हो गया है। देखिए, लेखिका क्या कर रही थी, रचना के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि वह अपने परिवार से कटी हुई है, दूर निकल गई है। इसलिए वह इस छोटी सी उम्र में किसी को अपना हमदर्द समझ बैठती है, उसके ऊपर प्यार कर बैठती है और अपनी जिंदगी उसके ऊपर पूरी न्यौछावर करने की सोच लेती है। तब वह लड़की जो है बहुत सारे संकटों का सामना उसे करना पड़ता है और वह उसको समय पर नहीं संभाला गया तो उसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए रचना जो है, जो ऐसे निर्णय ले रही है, किसी के प्यार में फंस रही है, तो बेटा उसे अपने परिवार से कोई प्यार, प्रेम या अच्छी बातें किसी ने बताई नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपने लिए क्या महत्वपूर्ण है, यह शायद रचना को किसी ने बताया नहीं है। इसलिए उसके कदम जो है वह गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। क्या होगा? तुम बेटा उसे अच्छी बातें बताना जरूर, उसे सावधान करना, उसे उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है वह बताना बेटा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अन्यथा उसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, या यदि वह हमारा नहीं सुनेगी, आज हम उसे नहीं समझाएंगे, तो बेटा वह बहुत ही बुरा हो जाएगा। तुम्हारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। तुमने यदि उसे अच्छी बातें नहीं बताई, तो उसे सावधान नहीं किया, तो तुम्हारी दोस्ती जो है वह बिगड़ जाएगी। इसलिए दोस्ती को बरकरार रखना है, अच्छा रखना है, तो बेटा तुम्हें रचना को समझाना ही होगा। उसे उसका हित किस में है, उसकी भलाई किस में है, यह उसे बतानी ही होगी बेटा। क्योंकि उसे पहले किसी ने ऐसी बातें बताई नहीं है, इसलिए वह ऐसा गलत निर्णय लेने जा रही है। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। लेखिका कह रही कि बेटा रचना एक अच्छी लड़की है, अच्छी सहेली है, तो तुम उसकी एक अच्छी सहेली होने के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। उसके परिवार में क्या है, कैसा है, कौन कैसे व्यवहार करता है, यह सब कुछ बेटा तुम जान कर आओ, क्योंकि तुम उसकी प्यारी सहेली हो। जैसे तुम किसी एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटा तुम एक अच्छी सहेली होने के नाते उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का तुम प्रयत्न करो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सहेली अपने खुद के परिवार से रूठ गई है, दूर चली गई है, तो बेटा उसके परिवार को और उसको मिलाने का काम तुम्हारा है। तुम उसके परिवार और उसके बारे में अंतर्गत का दुआ बनो और उन्हें सब कुछ समझा दो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है, तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो बेटा। जैसे तुम मुझे तो उसकी हर टूटी कड़ी को जोड़ने का तुम प्रयास करो बेटा। उसे हर जगह पर मार्गदर्शन करो, अच्छे रास्ते पर लेकर आओ। गलत
निर्णय लेने से उसको रोको। यह सब कुछ तुम्हें करना होगा बेटा। और उसके रिश्तेदार, दोस्त, उन सब के बीच की कड़ी तुम्हें बननी होगी। एक दूसरे का महत्व, एक दूसरे को तुम्हें समझाना होगा बेटा। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उसे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। लेखिका कह रही कि बेटा तुम मुझे पत्र लिखते हो, वैसे ही तुम उसकी माँ को उसे पत्र लिखने के लिए कहो, उसे प्रेरित करो। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और समझाने का प्रयास करें। खुल उसके साथ अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करें और उससे सलाह लें। लेखिका अपनी बेटी को बता रही कि बेटा तुम उसे कहो कि उन सभी समस्याओं को अपनी माँ के सामने रखो, अपनी माँ से खुलकर बात करो, तो तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ऐसी सलाह लेखिका अपने बेटी के द्वारा दे रही है। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश करे। लेखिका क्या कह रही कि यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। लेखिका करे कि उसकी माँ से वह यदि दिल खोलकर बात नहीं कर सकती है बेटा, तो उसकी बड़ी बहन होगी या भाभी होगी, उनके साथ उसे बात करवाओ, उसे समझाओ, और यह काम तुम्हें करना होगा। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन करो। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। और लेखिका कह रही है कि बेटा उसकी भाभी, बहन और माँ, इनसे वह यदि बात नहीं करना चाहती है दिल खोलकर, तो बेटा तुम्हारी कोई समझदार सहेली होगी, उसको लेकर जाओ, कोई उसके रिश्तेदार होंगे, उनको लेकर जाओ और उसके साथ तुम बात करो। यह गलत निर्णय लेने से उसको रोको। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकते हैं। लेखिका करी कि जिन समस्याओं का वह अकेली सामना कर रही है, शायद अपने परिवार वालों से वह बात करेगी तो वह जो परेशानी है, वह जो संकट है, जो समस्या है, वह अकेली फेस नहीं करेगी। इसलिए बेटा उसे अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से बात करने के लिए तुम मदद करना, उसे मार्गदर्शन करना। नहीं तो तुम तो हो ही जैसे रंगे जैसे नहीं तो तुम तो हो ही ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। लेखिका कह रही कि बेटा कुछ न कुछ प्रकार से हमें उसको संभालना होगा, समझाना होगा। तो उसके रिश्तेदार, दोस्त यदि असफल हो जाते हैं तो बेटा तुम तो हो ही, तुम पूरी कोशिश करना कि वह ऐसा गलत निर्णय ना ले। उसका मूड देखकर उसका मन पहचानो और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। एक शुभचिंतक सहेली के नाते
ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। लेखिका कह रही है कि बेटा तुम एक शुभ चिंतक हो तुम्हारी सहेली के, इसलिए वह यदि तुमसे बात ना करनी चाहिए ना नाते ऐसे तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह तुमसे बात ना करे, तुमसे झगड़ा करे, तुम्हें बुरा माने, फिर भी तुम उसकी शुभ चिंतक हो, इसलिए तुम उसे अकेला कभी मत छोड़ना। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और भी टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। और बेटा उसका हाथ कभी मत छोड़ना, उसे टूटने मत देना। उस वह शायद तुम्हारा बुरा भी माने, लेकिन बेटा उसके पीछे उसके साथ हमेशा रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी, इसलिए तुम उसे यदि अकेला छोड़ दोगी तो वह फिर उसी रास्ते पर जाएगी जहाँ पर वह नहीं जानी चाहिए। वह वही बात करेगी जो हमें पसंद नहीं है और उसके लिए भी सही नहीं है। इसलिए बेटा तुम टूटना मत, हारना मत। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम तुम कभी मत छोड़ना, लेकिन अपनी सहेली को अकेला मत छोड़ना, उसे साथ देना। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। तो तुम अकेली से यदि नहीं हो पा रहा है बेटा, तो और तुम तुम्हारे दोस्तों की मदद लो और उसे समझाओ। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। लेखिका करी की रचना यदि ऐसा कुछ करना चाहती है बेटा, और लड़का निर्दोष है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा तुम दोनों को भी समझाना, लड़के को भी समझाना, रचना को भी समझाना कि यह जो प्यार है वह सच्चा प्यार नहीं है, सिर्फ आकर्षण है, दिखावा है। तो तुम शादी करना चाहते हो तो जरूर करो, लेकिन आप दोनों पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपनी पढ़ाई पूरी होने तक तुम्हारी दोस्ती तुम बनाए रखो और फिर उस दोस्ती में प्रतीक्षा करो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी परीक्षा, सब कुछ तुम्हारा पूरा हो जाए। ऐसे उसे समझाना बेटा। दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श देना बेटा। दोस्ती कायम रखो, लेकिन पढ़ाई पूरी करो, ऐसी सलाह तुम उन्हें देना। यानी कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि उनमें सच्चा प्यार है या सिर्फ दोस्ती है या आकर्षण है, तो वह अपने आप संभल जाएगी। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। लेखिका करी कि बेटा यहाँ पर भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वादा लेना होगा। लेखिका कह रही है कि बेटा तुम डरना मत, तुम्हारा विश्वास खोना नहीं। तुम्हें अपनी रचना को, सहेली को विश्वास में लेना होगा और विश्वास में लेकर उसे अपनी दोस्त, जो लड़के के साथ तुम दोस्ती कर रही हो, उस दोस्ती के दौरान तुम गलत कदम नहीं उठाना, यह वादा तुम्हें अपनी सहेली से लेना होगा। वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। या तो ऐसा हो जाएगा कि तुम दूसरों को समझाते समझाते अपने ऊपर कोई संकट ले लोगी। तुम कभी अनजाने में फंसना मत। अनजाने में तुम अपना संयम मत छोड़ना बेटा। इसलिए रचना से पूरा वादा कर लेना और अपनी कही हुई बातों पर
तुम ठाम रहना, संयम रखना, सूझबूझ कभी मत खोना, वरना दोनों की आग बुझाते अपने हाथ जला लोगी। ऐसा मत होने देना बेटी। कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझबूझ की भी परीक्षा होगी। लेखिका करी कि बेटा, अभी रचना को और वह उस लड़के को तुम इतना मार्गदर्शन कर रही हो, समझा रही हो, तुम उसकी शुभ चिंतक बन रही हो, लेकिन बेटा अब यहाँ पर तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा है। तो इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है बेटा। इसलिए तुम अच्छी तरह से खुद को संभालना। और एक बात, यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसीलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी न बेटा? तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी, यह पत्र संग्रह से। देखिए, एक माँ, एक लेखिका जब अपनी बेटी को खत लिखती है तो वह लेखिका नहीं रहती है, तो वह पूरी तरह से माँ का रूप ही हमें दिखाई देता है और वह एक माँ ही लिखती है। इसलिए यहाँ पर लेखिका ने युवा पीढ़ी से होने वाली गलतियों को बहुत अच्छी तरह से युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश की हुई है। युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश लेखिका कर रही है। तो यहाँ पर लेखिका ने हमें बहुत सा मार्गदर्शन किया है, अच्छा मार्गदर्शन किया है। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पर चढ़ते समय हमें हमारा व्यवहार, हमारा नेचर, हमारी सोच कैसी रखनी चाहिए, कहाँ पर हमारा कदम गलत हो सकता है और कहाँ पर हमें हमारे कदम को रोकना चाहिए, यह लेखिका ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इस लेसन के नीचे दिया हुआ सारा स्वाध्याय जो है, मुहावरे है, आकलन कृतियां है, शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है और पाठ पर आधारित कुछ लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं और साहित्य से संबंधित भी प्रश्न है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर 10 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको उनके उत्तर लिखने हैं। यानी यह पूरा स्वाध्याय आपको सॉल्व करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अभी 2-3 दिन में आपकी नोटबुक चेक करने के लिए ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं।